नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। तो किसान भाइयों, इन दिनों सब्जियों की बहार छाई हुई है और ऐसे में हमारे जो सब्जी उत्पादक किसान भाई हैं, आज हम उनके लिए बहुत अहम जानकारियां लाए हैं और बताएंगे उनको कि कैसे सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ बात करेंगे हम तमाम उन किसान भाइयों की जो अपने आय बढ़ाना चाहते हैं और आज के कार्यक्रम में हम उन तकनीकों पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे किसान भाई अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जी उत्पादन की, कौन कौन सी नई तकनीकें आई हैं और कैसे आप बेहतर सब्जी उत्पादन ले सकते हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर लाल सिंह। आप कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ में आप पदस्थ हैं। प्रिय किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर लाल सिंह, वैज्ञानिक उद्यानिकी, कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़। वर्तमान में मैं सब्जियों की उन्नत उत्पादन तकनीकी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सब्जियों की उन्नत उत्पादन तकनीकी में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कदम है वो पौध का उत्पादन है। यदि आपकी बहुत अच्छी उच्च गुणवत्ता वाली अगर पौध तैयार हो जाती है तो निश्चित रूप से आपका जो 50% उत्पादन बढ़ोतरी होती है वो पौध से स्वस्थ पौधों की उच्च गुणवत्ता से हो जाती है। तो सबसे पहले किसान भाई पौध उत्पादन पर ध्यान दें। पौध हम लोग क्यारी बनाकर भी तैयार कर सकते हैं, प्रो ट्रे में भी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्यारी में और प्रो ट्रे दोनों में ही तैयार कर सकते हैं। जनरली सामान्य रूप से किसान भाई क्यारियों में तैयार करते हैं। तो क्यारियों में ध्यान दें किसान भाई, तो समतल एक सामान्य जगह से ऊंची उठी हुई क्यारी का निर्माण करें जिसकी लंबाई आपकी 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर की रहे। इस प्रकार से क्यारी बना करके उसमें अच्छी तरीके से अच्छी सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट वो मिला लें। मिलाने के बाद में उसमें जो थोड़ा सा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इस प्रकार से आपका करीब 100 ग्राम मिला करके उसको अच्छे से मिला लें और उसको मिट्टी को बढ़िया बराबरी करके लाइन सोइंग करें। किसान भाइयों, सोइंग करने से पहले ध्यान दें बीज का कि एक तो आपको कतारों में बीज बोएं। कतारों में जो बीज की लाइन से लाइन की दूरी है करीब 5 सेंटीमीटर रहे और साथ साथ में उसकी जो गहराई है आपकी करीब 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच की रहे। शुरुआत में किसान भाई ध्यान दें कि जो शुरुआत की सिंचाई है वो फव्वारा विधि से करें जिससे आपका बीज ऊपर से नीचे बह करके न जाए। तो इस प्रकार से जैसे ही आपका जब बीज उगेगा उसके बाद में आपको आराम से सिंचाई करते रहें, लेकिन शुरुआत की जो जब तक अंकुरण न हो जाए उस समय आपको फव्वारा विधि से सिंचाई करते रहें। तो इस प्रकार से आपको बीच बीच में आपको ध्यान रखना है। यदि पौध पीली पड़ रही है तो उसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल है वो भी स्प्रे करते रहें। यदि कोई बीमारी आ जाती है, खासतौर से आपका जो पौध गलन की बीमारी आती है पौध अवस्था में, तो उस बीमारी को ध्यान रखें कि पानी अधिक समय तक क्यारी में ना रुक पाए और इस प्रकार से अपन लोग पौध गलन को दूर कर सकते हैं। तो आपका पानी का जो निकास है वो प्रॉपर रहे। और इसके अलावा भी अगर कुछ पौधे पीले पड़ जाते हैं तो एक फफूंदनाशक दवाई 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करके आपकी पौध बहुत अच्छे तैयार हो सकती है। जैसे पौध तैयार होने के बाद में आप जब मुख्य खेत में लगाते हैं तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी मुख्य खेत की तैयारी। जब अच्छे से तैयारी करके उस खेत को उसको क्यारियों में डिवाइड करें और पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी का ध्यान रखें। वो उसका उन्नत जो किस्में रहती हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे आपका टमाटर है, टमाटर में आपके जो पौधे से कतार से कतार की दूरी आपकी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी करीब 40 सेंटीमीटर की पौधे से पौधे रखें। इस प्रकार से किसान भाई जब मुख्य खेत में लगाते हैं तो जो पौध लगाते हैं तो पौध का जो उपचार है आपको एक फफूंदनाशक दवाई जैसे कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके उस टमाटर के पौध वाले हिस्से को यानी कि जड़ वाले हिस्से को पानी में डुबो करके और उसको मुख्य खेत में लगाएं, जिससे शुरुआत की जो बीमारियां हैं उस बीमारियों से पौधा बच सकता है। और इस प्रकार से आप मुख्य खेत में लगाएं। मुख्य खेत में
खाद एवं उर्वरक वो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। चूँकि टमाटर का उत्पादन होता है करीब करीब 1 हेक्टेयर में 250 से 300 कुंटल उत्पादन होता है, तो निश्चित रूप से हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता उसमें रहती है। तो शुरुआत में जो पोषक तत्व के रूप में अगर देना है तो देसी खाद है, करीब करीब 200 कुंटल, आपका 200-250 कुंटल देसी खाद अच्छी सड़ा हुआ वो खेत में मुख्य रूप से बिखराव करें। उसके बाद जुताई करें। पौध रोपण से पहले आपका जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, करीब करीब 100 से 120 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास जो मात्रा है, जिसमें फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत तैयारी के समय में डाल दें। उसके बाद में नत्रजन की जो शेष मात्रा है 2 बराबर भागों में आपके 25 से 30 दिन बाद, 50 से 60 दिन बाद आप उसके बाद में आप दे सकते हैं। कुछ अगर आप उस समय न दे पाएँ तो कुछ आजकल पानी में घुलनशील पोषक तत्व जैसे 19-19 है, 18-18 है, इनको भी आप समय समय पर पौधों की आवश्यकता अनुसार, पोषक तत्वों की ज़रूरत के अनुसार आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पीलापन है तो वो भी अपन पोषक तत्वों की कमी को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन ध्यान रखें। दूसरी समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार मैनेजमेंट की। चूँकि सब्जियों में सबसे ज़्यादा खरपतवार आते हैं, तो शुरू में 25 से 30 दिन तक अपन फसल को खरपतवार रहित कैसे रखें, तो इसके लिए किसान भाई यदि कोशिश करें तो खरपतवार नाशक दवाई भी आती हैं। रोपाई करने के तुरंत बाद या रोपाई करने से थोड़ा पहले उस समय आपका पेंडिमिथिलिन जो दवाई आती है खरपतवार नाशक की, तो उसको आप करीब 3 लीटर 1000 लीटर पानी में मिला करके 1 हेक्टर की एरिया में छिड़क करके शुरुआत के जो खरपतवार उनको रोक सकते हैं। इसके बाद में एक जो निदाई गुड़ाई है वो 25 से 30 दिन में, रोपाई के 25-30 दिन बाद वो भी कर सकते हैं। इससे खरपतवार रहित खेत रह सकता है। समय समय पर निरीक्षण करते रहें। सिंचाई प्रॉपर उनकी क्रांतिक अवस्था है तो उस पर सिंचाई करते रहें। अगर वो सिंचाई ज़मीन के ऊपर निर्भर रहता है, यदि बहुत हल्की ज़मीन है तो उसमें जल्दी आपको सिंचाई करना पड़ेगी, या थोड़ा सा भारी है तो करीब 8 से 10 दिन तक भी अपन सिंचाई के लिए इंतजार कर सकते हैं। वो खेत की मिट्टी को देखते हुए अपन ध्यान रखें। वैसे कोशिश करें हम लोग प्लस मल्चिंग और आपकी जो ड्रिप इरिगेशन है, वो टमाटर है, मिर्ची है, इनको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो उत्पादन है बहुत अच्छा होगा, पानी की बचत भी होगी। और जो पोषक तत्व अपन देते हैं, जो फर्टिगेशन जिसको कहते हैं, तो जो पानी में घुलनशील और बिल्कुल जड़ के साथ में देते हैं, जड़ के पास में देते हैं, तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा उपयोग फसल उसकी करती है। तो इस प्रकार से पोषक तत्वों का खरपतवार मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन भी कर सकते हैं। इसके बाद में जब बात आती है कुछ बीमारियां और कीड़े, वो फसल को बहुत प्रभावित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग समय समय पर किसान भाई निरीक्षण करते रहें। यदि उसमें लगता है आपको शुरू में कि छोटे मच्छर हैं, रस चूसने वाले कीड़े हैं, और ख़ासतौर से ये सब्जियों की फसलों में चूँकि हरापन बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। एफिड है, जैसिड है, थ्रिप्स है, तो ऐसी समय में अगर आपको लग रहा है कि ये रस चूस रहे हैं पत्तियों का, तो ऐसी स्थिति में आपके कुछ जो जैविक विधियां हैं, जैसे आपका पीला बोर्ड है, अगर वो 1 हेक्टेयर में अगर 20 से 25 पीले बोर्ड अपन लगा देते हैं, तो निश्चित रूप से जो कुछ चिपचिपे पदार्थ, उसमें पीलापन में चिपचिपा पदार्थ अपन लगा देते हैं उस बोर्ड पे, और उससे आपके जो थ्रिप्स है, जैसिड है, मच्छर है, वो उस पर चिपक जाएंगे और फसल को नुकसान कम करेंगे। तो इस प्रकार से काफ़ी नियंत्रण उस पीले वाले बोर्डों से हो सकता है। इसके अलावा आपके कुछ कीटनाशक दवाइयाँ हैं, जैसे रस चूसने वाले कीड़ों के लिए इमिडाक्लोप्रिड है, थायोमेथाक्साम है। ये आपका इनको 5 ml एक 15 लीटर पंप में आपको घोल बना करके इसका स्प्रे अपन छिड़काव कर सकते हैं समय समय पर। तो इस प्रकार से आपका जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनसे आपको निजात अपन पा सकते हैं। इसी के साथ साथ में कुछ रोग भी आते हैं, जैसे आपका टमाटर है, उसमें अगैती अंगमारी जिसको अर्ली ब्लाइट बोलते हैं, और पचैती अंगमारी जिसको आपको लेट ब्लाइट बोलते हैं, जो टमाटर की बहुत बड़ी समस्या भी है। इसको समय समय पर देखते रहें। यदि पत्तियों पर कुछ बैंगनी कलर के धब्बे हैं, उनको निरीक्षण करते रहें, और कहीं बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ फफूंदनाशक दवाइयाँ हैं, जैसे कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब है, तो इसको आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके अपन स्प्रे कर सकते हैं। तो ऐसी बीमारियों से अपन एक निजात पा सकते हैं। इसी प्रकार से लेट ब्लाइट आता है, और इस प्रकार से अपन लोग समय समय निरीक्षण करके बीमारियों से निजात पा सकते हैं। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे टमाटर में फटने की समस्या। अब टमाटर फटने लगता है तो ऐसी समय में सबसे पहले तो सिंचाई है, उसके बहुत लंबे अंतराल का सिंचाई में ना करें, समय समय पर सिंचाई करते रहें। अगर लंबा अंतराल होने के हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी टमाटर फटने लगते हैं। कुछ
पोषक तत्वों के कारण भी टमाटर फटते हैं, जैसे बोरोन की कमी के कारण टमाटर फटते हैं। तो अगर टमाटर फटने का समस्या आती है तो जो बोरेक्स आता है 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव यदि कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो टमाटर का जो फटने की समस्या है वो भी आपकी कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ में एक आपका जो बीमारी आपकी आती है, जो पत्तियों का आपका समूह बन जाता है, लीफ कर्ल जिसको बोलते हैं, तो वो समूह जो पत्तियों का रहता है तो वो मतलब क्लोरोफिल कम हो जाता है, तो काफ़ी बीमारी आती है, जैसे मिर्ची में है, बैगन में है, टमाटर में जी बीमारी आती है। तो ऐसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, एक चीज़ वो है, आपका सल्फर है, एक चीज़ वो गया, और साथ में फंजीसाइड। ये तीनों को आधी मात्रा करके यदि अपन टंकी में घोल बना करके अपन स्प्रे करते हैं समय समय पर, तो वो भी एक आपका नियंत्रण का उपाय है, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ में कुछ नीम का एक्सट्रैक्ट ऑयल है, वो भी आप समय समय पर अपने स्प्रे करते रहें, तो उससे भी आपका कंट्रोल अपना हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो बीमारी है उससे नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मल्चिंग, जैसे आपकी मैंने बताया वो मार्केटिंग सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। फसल आने के बाद में आपकी तुड़ाई जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और कैसे तोड़ना चाहिए, किस प्रकार से तोड़ना चाहिए, कौन सी अवस्था में तोड़ना चाहिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जो अवस्था है फल की तुड़ाई का, वो अवस्था का जो ध्यान रखें अपन कि टमाटर को आप कितनी दूर ले जा रहे हैं। जैसे आपका टमाटर करीब 1-2 दिन के सफ़र में ट्रांसपोर्टेशन ले जाना है, तो कुछ हल्की हरी अवस्था में जो हरापन से लेकर के जो पीलेपन हल्का सा आता है, तो ऐसी अवस्था में अगर अपन तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका ट्रांसपोर्टेशन के जाते जाते आपका जो टमाटर सही समय में पहुंचेगा, कम से कम नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में उसका जो भाव है, उसकी जो गुणवत्ता है बहुत अच्छे से रहेगी। तो इस प्रकार से आपका उसका ध्यान रखें। और मार्केटिंग ले जाने से पहले तुड़ाई के बाद में ग्रेडिंग जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रेडिंग में आपके कटे पटे हैं, आपके कीड़ों से नुकसान वाले हैं, बीमारी वाले हैं, तो इस प्रकार से आपका जो ग्रेडिंग करके और आपको जो बीमारी वाले अलग कर लें, कीड़ों वाले अलग कर लें, कोई भी टमाटर हो, मिर्ची हो, बैगन हो, तो इस प्रकार से आपका जो ग्रेडिंग करके अगर बेचोगे तो निश्चित रूप से आपका जो भाव है, बाज़ार भाव है, वो भी बहुत अच्छा मिलेगा, और मतलब आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से किसान भाई 1 हेक्टेयर में यदि आपका सही तरीके से खेती करता है, चाहे वो टमाटर हो, बैगन हो, मिर्ची हो, तो 50 से 60 हज़ार रुपये तक खर्चा आता है। और इसके साथ साथ में जो आपका लाभ मिलेगा वो करीब 1 से 1.5 लाख रुपये तक उत्पादन लाभ पहुंचा सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मित्रों, खेती किसानी में कई बदलाव हो रहे हैं और इन नए परिवर्तनों को अपनाकर हमारे किसान भाई भी अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि आप भी नई तकनीकों का इस्तेमाल करें, या फिर उन तकनीकों का इस्तेमाल करें जिससे खेती की लागत कम हो और मुनाफा बढ़ाया जा सके। तो कौन सी वो तकनीकें हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव। आप प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ में। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़। आज सभी हमारी जो सरकारें हैं उनकी सबकी इच्छा है कि हमारे जो देश के जो अन्नदाता किसान बंधु हैं उनकी सन 2022 तक के आय हमको दुगनी करनी है। इसी संदर्भ में मेरा आप सभी से ये निवेदन है
कि जो कृषि की जो उन्नत तकनीकियां हैं, जो उन्नत प्रौद्योगिकियां हैं, उनको हमारे खेतों में जो कि प्रयोगशाला में कार्यरत हैं उन तकनीकियों को हमें अपने खेतों में चरितार्थ करना होगा, उनको प्रायोगिक तौर पे हमें अपनाना होगा। इसी संदर्भ में आज मैं आपसे कुछ विशेष चर्चाएं करूंगा कि जो फसल जो विविधीकरण है, खेती में जो विविधीकरण की अन्य गतिविधियां हैं, उनका हमें अपने खेतों में समावेश करना पड़ेगा। इस संदर्भ में जैसा कि प्रचलित है कि हमारे यहाँ दो कृषि पद्धतियाँ बहुत प्रचलित हैं। रबी में हम गेहूँ, चने, धने और मसूर पर आधारित होते हैं, और बरसात के समय में, खरीफ के मौसम में हम सोयाबीन और अरहर और मूंग और उड़द जो फसलें हैं, इन पे हम हमेशा आधारित हो जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रक्षेत्रों पर, अपने खेतों पर जो है वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई जो अन्य कृषि तकनीकियां हैं, फसल विविधीकरण की तकनीकियां हैं, उनका आप समावेश करें। जैसे कि अगर आपको अपनी आय दुगनी करनी है तो आपको खेती के साथ साथ पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, या खेती किसानी से जुड़े हुए जो अन्य कृषि लघु उद्योग हैं, उन पे भी आपको ध्यान देना होगा। इसी संदर्भ में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि फूलों की खेती को भी हम अपने प्रक्षेत्र के एक छोटे से भाग पर समावेश कर सकते हैं। खेतों के जो हमारे खेतों की जो मेड़े हैं, उन पर हम उन्नत प्रजाति के विभिन्न फल वृक्षों का रोपण करके और अतिरिक्त आय हम कमा सकते हैं। फूलों की खेती विशेषकर शहरों के आसपास के जो हमारे गांव हैं, उन गांव में हम फूलों की खेती करके और अतिरिक्त लाभ हम अर्जित कर सकते हैं। फूलों की कुछ विशेष प्रजातियां हैं, जैसे गेंदा। गेंदा हमारे देश का एक बहुत ही प्रचलित फूल है, और इस फूल की अनेक उन्नत प्रजातियां हैं जो कि छोटी प्रजातियां हैं, कम समय में 60 से 70 दिन में जो हमको फूल देना शुरू कर देती हैं। तो हमारा जो देश है वो विविधीकरण का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का समावेश हमारे देश में है, और हमारे जो त्यौहार हैं जो हमारे जीवन को जीवंत बनाते हैं, हमको एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन त्यौहार विशेषों पर विशेष श्रृंगार भगवान के मंदिरों में किया जाता है। तो उन विशेष त्योहारों के लिए हम अगर ये प्रयास करें, ये प्लान करें, कृषि की उन्नत जो तकनीकियां हैं फूलों को उगाने की, उनकी जो विशेष जातियां हैं, उनको हम समय से पूर्व लगा के और उन विशेष त्योहारों पे अगर हम फूलों को हार्वेस्ट करें, फूलों को हम जो है वो कट फ्लावर्स को हम लगाएं और उनको हम अगर उस समय पे बाज़ार में समायोजित करें तो हम एक अतिरिक्त लाभ हम ले सकते हैं। इसी प्रकार सब्जियों की जो खेती है वो अत्यंत लाभकारी खेती है। विशेषकर हाई वॉल्यूम जो क्रॉप्स हैं, उन्नत जो कम क्षेत्रफल में जो फसलें लगती हैं, लेकिन कम क्षेत्रफल में लगने के बाद वो किसान भाइयों को अतिरिक्त और अधिक लाभ देती हैं। प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, इनका भी हम समावेश करके और हम अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही खेती की लागत, जो कि आजकल किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, खेती की हमारी लागत बढ़ती जा रही है और उत्पादन हमारा जो है वो लगभग स्थिर हो चुका है, लेकिन चूँकि हमारी जीविकोपार्जन का जो साधन है वो केवल खेती है, तो खेती की लागत को हमको कम करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमको जो जैविक कृषि की उन्नत प्रौद्योगिकियां हैं, उन्नत तकनीकियां हैं, उनका हमको अपने प्रक्षेत्रों पर, अपने खेतों पर समावेश करना होगा। उसकी अनेक तकनीकियां हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, समन्वित कीट नियंत्रण है, समन्वित नींदा नियंत्रण है। इन सारी तकनीकियों को हमको अपने खेतों में समावेश करके और खेती की लागत को कम किया जा सकता है। उसके लिए जैसे कि खादों का, फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा उपयोग हमारे खेतों में हो रहा है और उसके दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा समस्त किसान भाइयों से निवेदन है कि वो अपना जो खेतों का जो कचरा है, अपने खेतों कृषि जो अपशिष्ट है, उसका भी प्रबंधन करके और उससे बहुत अच्छी ऊर्जा, खाद जो है वो बना सकते हैं। उसके लिए तकनीकी जो है वो है केचुआ खाद उत्पादन की तकनीक है। इसके साथ ही हमारा जो कृषि अपशिष्ट है उसको हम 60 दिन में सड़ा सकते हैं। उसके लिए अभी एक नई तकनीक आई है जिसका को हम बोलते हैं वेस्ट डिकम्पोजर। जो कचरा घटक है उसकी एक छोटी सी एक डब्बी आती है, आजकल उसके कैप्सूल भी आने लगे हैं।
उनका विशेष प्रकार से एक घोल बना के 200 लीटर के ड्रम में एक विशेष प्रकार से घोल बना के, और हमारा जो खेतों का अपशिष्ट निकलता है, कृषि अपशिष्ट निकलता है, उसको एक जगह हम इकट्ठा कर दें, उसके ऊपर उसका हम छिड़काव कर दें और हर 7 दिन में उसको पलटते रहें, तो वो जो हमारा कचरा है वो करीब 30 दिन में जो है सड़ के और वो पूरा बहुत अच्छा खाद बन जाता है। देखिए, जो वेस्ट डिकम्पोज़र है हमारा, वेस्ट डिकम्पोज़र को बनाने का एक तरीका है, वेस्ट डिकम्पोज़र की जो डिब्बी आती है, एक छोटा सा पैक आता है, उसको 200 लीटर के एक ड्रम में आप घोल दें, उसमें करीब 2 किलो सरसों का या कोई अन्य खली उसमें आप अच्छी तरीके से घोल दें। उसके बाद में उसमें 2 किलो गुड़ घोल दें और करीब लगभग आधा किलो उसमें बेसन घोल के, और उस जो ड्रम है उसमें वो जो छोटी सी जो वेस्ट डिकम्पोज़र की डिब्बी है उसको आप मिला दें, और मिलाने के बाद में 7 दिन तक उसको आप छोड़ दें। उसका मुंह बंद ना करें, उसको एयर टाइट ना करें, और हर सुबह शाम उसको आप एक डंडे की सहायता से उसको हिलाते रहें। इस प्रकार ये घोल जो तैयार हो जाता है, ये एक डब्बी जो करीब लगभग 10 ग्राम की होती है, ये 1 लाख मीट्रिक टन कचरा आपका सड़ा के और उसका खाद बना सकती है। तो हम अपनी खेती के साथ साथ, खेती में विविधीकरण करने के साथ साथ फसल उत्पादन की जो प्रौद्योगिकियां हैं, उन्नत तकनीकियां हैं, उनका भी अपने प्रक्षेत्रों में समावेश करके और हम अपनी खेती की लागत को कम करके, अपने मिट्टी को स्वास्थ्य को बना करके, और हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कृषि सुधारों से बंधन मुक्त हुए किसान, मीठी क्रांति में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, देसी तरीके से मशरूम की खेती, और मध्य प्रदेश में जैविक खेती को दिया जा रहा बढ़ावा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि सुधार कार्यक्रमों से किसान न सिर्फ आज़ाद हुए हैं बल्कि उन्हें नए अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस सुधार कार्यक्रम ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। उन्होंने कहा कि काफ़ी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कानून ने थोड़े समय में ही किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने अलग अलग राज्यों में किसानों की सफलता और सुधार कानून से मिलने वाले लाभ को उदाहरण के साथ बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले दिनों शहद किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का यह कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया। इस मौके पर श्री तोमर ने मध्य प्रदेश के मुरैना सहित विभिन्न प्रदेशों की 5 FBO का शुभारंभ किया। श्री तोमर ने इस अवसर पर कहा कि देश भर में 10,000 FBO बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों को हर तरह से लाभ पहुंचाने वाली है, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही कृषि उपज का उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 500 करोड़ का फंड आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पैकेज के रूप में दिया जाएगा। साथ ही अन्य योजनाओं के माध्यम से भी मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन छोटे किसानों को भी बड़ा लाभ प्रदान करेगा। केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि आने वाले कल में यह मीठी क्रांति न केवल सफल हो बल्कि दुनिया में शहद की दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके। पिछले कुछ समय से मशरूम का प्रयोग हमारे देश में तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती मांग के साथ किसानों का रुझान भी इसकी खेती की ओर बढ़ रहा है। पौष्टिकता से भरपूर मशरूम की खेती से कम लागत और कम समय में किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। मशरूम की खेती ने अनूपपुर जिले के किसान राम लखन शर्मा का न सिर्फ जीवन बदल दिया बल्कि अब वो आसपास के ढेरों किसानों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। जिले में किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल देसी तरीके से। ऑयस्टर मशरूम की अलग अलग प्रजातियों का यहाँ खूब उत्पादन हो रहा है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती को दिया जा रहा बढ़ावा। रासायनिक खाद की निर्भरता कम करने, भूमि की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने और सबसे बढ़कर मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना समय की आवश्यकता है। देश भर में जैविक खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बात यदि मध्य प्रदेश की हो तो यहाँ साल 2001-2002 में जैविक खेती को आंदोलन के माध्यम से शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत हर विकास खंड के एक गाँव को जैविक गांव घोषित कर इसका आरंभ किया गया था।
साल दर साल जैविक गांवों की संख्या बढ़ती गई और बढ़ता गया जैविक खेती का क्षेत्र भी। राष्ट्रीय स्तर के जैविक कार्यक्रमों में भी मध्य प्रदेश की भागीदारी लगातार बढ़ती रही है। प्रदेश में अब भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। इसके प्रचार प्रसार के लिए चलित झांकी, पोस्टर, बैनर, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली प्रदर्शन जैसे तरीके तो अपनाए जा रहे हैं। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा जैविक खेती के फायदे भी किसानों को बताए जाते हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के अंक में इतना ही। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई सवाल है या समस्या है, या फिर आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा पता नोट कीजिए और हमें सवाल लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 18, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।